नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट और लेखपाल 2022 के लिए हम आपको मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत इससे पहले हमने 29 सेट देखा था, जीके जीएस वाले प्रश्न। साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 30 के अंतर्गत हिंदी के जो है वो 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है आपका, माथा ठनकना जो मुहावरा होता है उसका क्या अर्थ जो है वो होता है? संदेह करना, सिर दर्द होना, या फिर गुस्सा होना, या फिर घायल होना। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? माथा ठनकना जो मुहावरा होता है उसका क्या अर्थ जो है वो होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यानी कि संदेह करना, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। संदेह करने की जगह कहीं कहीं लिखा रहता है कि किसी प्रकार की आशंका होना या आशंका करना। इस प्रकार से अगर ऑप्शन में देखने को मिले तो आशंका वर्ड भी जो है आपका सही होगा, आशंका होना। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ जो है वो क्या होता है? आगे आगे दौड़ना, या चालाकी का जवाब चालाकी से देना, या पेड़ पर चढ़ना, या फिर खतरा उठाना। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तू डाल डाल मैं पात पात मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज एक कदम आगे रहने के संदर्भ में हो रहा है होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे उस संदर्भ में कौन सा ऑप्शन है, तो सेकंड वाला ऑप्शन है कि जैसे चालाकी सामने वाला कर रहा है उसी तरीके की जब जो चालाकी है या उसे थोड़ा सा बढ़ के ही आप कह सकते हैं, आप जो है रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसी का अर्थ होता है तू डाल डाल में पात पात, यानी कि चालाकी का जवाब चालाकी से जो है वो देना। और ये आपका जो अर्थ है ये इसका नियर बाई अर्थ है। एक्चुअल अर्थ इसका जो है, जो मैंने आपको बताया, यदि आप उत्तम है तो सामने वाला अति उत्तम, उस संदर्भ में जो है वो होता है। तो अर्थ इसका ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? यदि जो है वो तुम उत्तम हो तो मैं जो है वो अति उत्तम, इस प्रकार से, यानी कि एक कदम आगे के संदर्भ में जो है इसको हम यूज जो है वो करते हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं कि तुम शेर हो तो हम सवा शेर, तो थोड़ा सा आगे के संदर्भ में। अगला देखते हैं तीसरा, क्षणिक का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है? शाश्वत होता है, क्षुद्र होता है, या फिर क्षणभंगुर होता है, या फिर भंगुर होता है। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? क्षणिक जो है होता है ना कि थोड़े से समय का, कहते हैं क्षणिक सुख है, तो थोड़े से समय का जो है वो सुख। एक्चुअल अर्थ क्षणिक का होता है जब हम कि बहुत छोटे से समय की जो है वो बात करते हैं। और इसका जो विलोम होगा शाश्वत, क्षुद्र, क्षणभंगुर या भंगुर में, तो शाश्वत आपका जो है वो सही होगा, जो कि आपका कहते हैं सत्य को कहते हैं कि वो शाश्वत है, हमेशा बना रहने वाला है। तो वो इसका जस्ट विलोम जो है वो हो जाएगा। शाश्वत के अलावा आपको ऑप्शन में नित्य देखने को मिल जाता है, तो नित्य आपका जो है इसी के विलोम में आ जाता है। और आपका शाश्वत का ही और अर्थ में हम चिरस्थायी, इसका विलोम जो है वो चिरस्थायी जो है वो विलोम देखते हैं। तो ये सब ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। या जिसका विनाश ना हो उसको अविनाशी कहते हैं, तो अविनाशी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो ये सब विलोम है किसके? क्षणिक के। और शाश्वत के ये सब क्या है? शाश्वत के ये सब पर्यायवाची हैं। इस चीज को समझिएगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न, कि राजतंत्र का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, परतंत्रता होता है, या फिर तंत्र होता है। कौन सा सही होगा? तो पहले आपका राजतंत्र चलता था, जो चीज मैंने आपको बताई भी थी, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वो वाला शासन चलता था। पर अब गणतंत्र चलता है, जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है वो चुनाव करती है। तो अपोजिट क्या होगा राजतंत्र का? तो गणतंत्र आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। और गणतंत्र अगर ऑप्शन में देखने को मिले तो प्रजातंत्र भी देखने को मिल सकता है। ये भी जो है वो राजतंत्र का विलोम ही जो है वो होता है। तो प्रजातंत्र कह लीजिए या गणतंत्र कह लीजिए, दोनों ही आपके सही हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, कि काव्य मीमांसा के रचनाकार जो है वो कौन है? भास हैं, राजशेखर हैं, भारवी हैं, या फिर श्रीहर्ष हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? काव्य मीमांसा के रचनाकार। आंसर की बात करते हैं तो काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर जो है इनके द्वारा जो है वो रचित है। तो ये आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और जो राजशेखर हैं ये आपके संस्कृत कवि हैं, और अलंकार शास्त्र पर जो है ये लिखा गया है ग्रंथ। तो
राजशेखर नाम ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न देखते हैं कि मुंह तोड़ शब्द में कौन सा जो है वो समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययीभाव। तो समास जो है वो यहाँ पर पूछा गया है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययीभाव, मुंह तोड़ में समास। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है वो सेकंड वाला जो है ये आपका जो है वो सही होगा। अगर हम यहाँ पर समास विग्रह करें तो क्या होगा, मुंह को तोड़ने वाला, जैसे कि हम अलग अलग करते हैं ना, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कौन सी जो है वो विभक्ति लगेगी। तो कर्ता ने कर्म को, तत्पुरुष में कौन सा, तो को आपका आता है, यानी कि कर्म तत्पुरुष जो है उसमें आएगा, मुंह को तोड़ने वाला। प्रकार से समास विग्रह आपका होगा। सातवां प्रश्न है कि सुधा शब्द किस अर्थ का वाचक जो है वो नहीं है, जल, अमृत, चांदी, दूध। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए, अमृत इसका अर्थ होता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और आपका सुधा का सीधे आपको ये तो जरूर ही याद रखना है, तो ये अर्थ होता है। इसके अलावा जल भी अर्थ होता है, चांदी आपका अर्थ नहीं होता है, पर दूध होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर चांदी जो है वो होना चाहिए। सुधा किस शब्द का पूछा गया था, वाचक नहीं है, तो चांदी जो है आपका यहाँ पर सही होगा। बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो आपका शुद्ध जो है उस अर्थ में जो है वो सुधा का यूज किया जाता है। अमृत के अलावा कल्याण जो है वो यूज किया जाता है। इसके अलावा बिजली देखने को मिलता है, और गंगा नदी जो है उसका दूसरा नाम देखने को मिलता है, और आपका पृथ्वी जो है कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपके सभी वाचक शब्द में आएंगे, पर आपका जो चांदी है सी वाला ऑप्शन वो जो है वो नहीं आएगा, इसलिए यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका आठवां प्रश्न कि जगन्नाथ शब्द में जो है वो संधि विच्छेद क्या होगा। जगन्नाथ संधि विच्छेद सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसका अलग अलग बनता कैसे है। ये तो पूछी जाती है कि संधि कौन सी, पर ऐसे पूछा जाता है कि जगन्नाथ किन में से कौन सी संधि है। तो अलग अलग आपका होता है जगत प्लस नाथ, इस प्रकार से जो है ये अलग अलग होता है। और बताइए इनमें व्यंजन स्वर विसर्ग या इनमें से कोई नहीं, तो देख रहे हैं ता और ना मिलकर ना बन रहा है, तो स्वर संधि तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपका व्यंजन संधि ही जो है यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा, इसका संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। नवा प्रश्न आपका है कि शांत रस का स्थायी भाव जो है वो क्या होता है। विस्मय होता है, निर्वेद होता है, शोक होता है, या फिर फूल की तरह खिलना। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए कौन सा सही होगा। शांत रस का स्थायी भाव तो आपका निर्वेद होता है, आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। और जितने भी स्थायी भाव हैं आपको एकदम रटे होने चाहिए। कौन कौन से स्थायी भाव हैं, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, और उसके अलावा वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह होता है, और आपका भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और आपका विभत्स रस जो है उसका जुगुप्सा होता है, ये बहुत पूछा जाता है, और आपका अद्भुत जो रस है उसका विस्मय होता है। शांत वाला तो पूछा ही गया है, और आपका वात्सल्य का जो है वो वात्सल्य होता है, या वात्सल्य का अनुराग लिखा देखने को मिल जाता है। तो ये आपको रटे होने चाहिए। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न कि इनमें से कौन सा जो है वो वार्णिक छंद है। मंदाक्रांता, या फिर उल्लाला, या फिर गीतिका, या फिर कुंडली। तो बताइए इनमें से कौन सा वार्णिक छंद है। साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। लाइव टाइमिंग इनकी दोपहर के 3 बजे है, और सुपर डेट के लिए टॉपिक वाइज हम पूरा जो कोर्स करा रहे हैं वो शाम के 8 बजे वाली क्लास में हम आपको करा रहे हैं। तो आंसर की बात करते हैं यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो मंदाक्रांता आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। मंदाक्रांता आपका जो है वार्णिक छंद में जो है वो आता है, और इसमें प्रत्येक चरण में 17 जो है आपके वर्ण होते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कि जो भ्रमर गीत है वो किस कवि की रचना है। नंददास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सूरदास सही हो जाएगा, पर सूरदास के बाद जो है जैसे नंददास हो गया, परमानंद दास हो गया, उन्होंने भी भ्रमर गीत की रचना जो है वो की थी, तो वो भी नाम देखने को मिलते हैं, पर प्रमुख रूप से आपको सूरदास देखने को मिलता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 जिसमें वर्तनी शुद्ध आपको जो है वो छाटनी है।
4 तरीके से चतुरंगिनी लिखा हुआ है, बताइए कौन सा सही होगा। अब देखिए मैं तो यहाँ पर चतुरंगिनी बता देता हूँ, पर आपको प्रश्न में खुद से सोचना पड़ेगा। कई बार चारों शब्द अलग अलग लिखे होते हैं, तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा शब्द है और कौन सा शब्द जो है उनमें से सही है। तो आंसर की चलिए बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर चतुरंगिनी डी वाला जो है वो सही है। ता में छोटे ऊ की मात्रा लगती, चतुर होता है, तो बड़े ऊ मात्रा ये भी कट जाएगा, बाकी इनमें तो है नहीं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो चातुर लिखा है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पर चतुरंगिनी में गा के ऊपर पर मात्राएं जो है वो नहीं लगी हैं। गा जो है इसमें भी छोटे की मात्रा लगती है, ये यहाँ पर देखिए नहीं लगी हुई है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। कई बार हम ये तो देख लेते हैं चतुरंगिनी ये सही है और हम आगे बढ़ जाते हैं, पर ये चीज नहीं ध्यान देते हैं इसमें छोटी छोटी चीजें क्या है कि गा के ऊपर मात्रा लगी है कि नहीं लगी है। अब जो चतुरंगिनी में ना लिखा है, इसी की जगह चतुरंगिणी जब लिखा होता है, इस प्रकार से भी मात्रा देखने को मिलती है। तो चतुरंगिणी करके लिखा रहता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। होता क्या है चतुरंगिणी, अर्थ इसका एक्चुअल में निकाला जाता है जिस सेना में चारों अंग होते हैं, जैसे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। इस प्रकार के चारों प्रकार के जो सैनिक होते हैं ना, उनको कहते हैं कि जो सेना है वो चतुरंगिणी है। 13 है, बताइए 4 प्रकार से शब्द लिखे हैं, कौन सा जो है यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखेंगे तो चारों लगभग अलग अलग टाइप से लिखे गए हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर वैसे इस वाले ऑप्शन में 2 ऑप्शन जो है ऐसे हैं सही दे रखे हैं। इस वाले प्रश्न को ही हम काट रहे हैं क्योंकि अंशुका जो है ये संस्कृत में भी होता है। ये वाला ऑप्शन प्रश्न हम यहाँ से हटा रहे हैं। अगला देखते हैं 14 प्रश्न कि प्रत्येक जो वाक्यांश है उनके लिए एक शब्द बताइए। इसके लिए 4 जो है वो विकल्प दिए गए हैं और आपको उचित विकल्प बताना है। जनमंच, और इसमें ऊपर वाक्य नहीं लिखा है और लिख देता हूं मैं, जो नाट्य जो है उसका मंच या स्टेज जो है वो कह लीजिए है, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जनमंच होगा, चलचित्र मंच होगा, रंगमंच होगा या नाटक मंच होगा, कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका रंगमंच जो है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। अगला 15 प्रश्न है, सुख और दुख में समान रहने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। मनस्वी होता है, समदर्शी होता है, निर्लिप्त होता है या फिर संलिप्त होता है, कौन सा इनमें से सही होगा। सुख तथा दुख में समान रहने वाला। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो उसके लिए अगर आप एक्चुअल अर्थ निकालेंगे तो आंसर यहाँ पर निर्लिप्त होगा। निर्लिप्त मतलब क्या होता है, जो किसी चीज में लिप्त ना हो, यानी कि आप ये कहिए कि लगाव जो है वो ना रखने वाला। और जब किसी चीज से लगाव ही नहीं होगा तो सुख और दुख जो है वो कहाँ से आएगा। तो वही है, यहाँ पर सुख और दुख में समान स्थिति में वो रहते हैं जो कि किसी चीज में लिप्त नहीं है। सांसारिक मोह माया से जो है वो दूर रहने वाले, तो निर्लिप्त आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, सिर पर सवार होना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है। सवार ना होकर के सवार होना होता है। सिर पर सवार होना क्या होता है, शोक करना होता है। शोक तो बिल्कुल ही नहीं होता है। पीछे पड़ना हो सकता है, चकित होना भी नहीं होगा, प्रतिवाद करना भी नहीं होगा, पीछे पड़ना ही आपका सही होगा। किसी चीज की हट करना जो है वो भी इसमें जो है वो आता है कि सिर पर सवार होना कहते हैं कि किसी चीज की हट करना, या आपका पीछे पड़ना सबसे बढ़िया है ऑप्शन, तो यही आपका जो है वो सही होगा। 17 प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है, इसका अर्थ क्या होता है। जो शक्तिशाली है उसका बोलबाला होता है। भैंस जो है वो लाठी से मार खाती है। दुर्बल की जो है वो संपत्ति, या भैंस लाठी से ही नियंत्रित होती है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो भैंस से मार खाती है ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और लाठी से नियंत्रित तो ये भी नहीं होगा। दुर्बल की संपत्ति या शक्तिशाली का बोलबाला होता है। इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो शक्तिशाली होता है ना उसी का बोलबाला होता है, ये इसका एक्चुअल अर्थ होता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 18 प्रश्न जो है वो आपका कुछ त्रुटियां दे रखी हैं और कुछ ठीक वाक्य जो है उनके जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी को आपको जो है वो चुनना है, और अगर वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चुनना है। तो सेंटेंस आपका है, प्रत्येक जो देशवासी है उसको देश की जो सेवा है उसमें तन मन धन अर्पण करना चाहिए, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अपना वर्ड आ सकता है, देश की सेवा में अपना तन मन धन अर्पण करना चाहिए, पर वैसी कोई खास गलती नहीं है। तो आंसर यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं, इस ऑप्शन के साथ ही हम जा रहे हैं। बाकी जब क्वेश्चन पूछा जाता है
तो ये जो देशवासी लिखा हुआ है यहाँ पर देशवासियों जो है वो लिख दिया जाता है और फिर त्रुटि पूछी जाती है तो देशवासियों नहीं होता है, देशवासी होता है। ये सही लिखा है, पर जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो इस प्रकार से जो है वो पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा कोई त्रुटि नहीं जो है वो बिल्कुल सही होगा। 19 प्रश्न आपका है कि बच्चों को अधिक से अधिक कहानियां सुनाने को मांगता है, कोई त्रुटि नहीं, बताइए कौन सा सही होगा। तो मांगता है तो ऐसे पढ़ने में ही समझ में आपको आ रहा है गलत है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सी वाले ऑप्शन के साथ जो है वो जाना है, मांगता है ये आपका गलत है। 20 प्रश्न आपका है कि दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। एक प्याला दूध का दीजिए, दूध का एक प्याला दो, एक प्याला दूध का दो या एक दूध का प्याला दो, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो एक दूध का दीजिए करके ये भी नहीं, बिल्कुल गलत है। एक प्याला दूध का दो, ये भी आपका नहीं है। दूध का एक प्याला दो या एक दूध का प्याला दो, इन दोनों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बी वाला आपका सही है, दूध का एक जो है वो प्याला दो, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। 21 प्रश्न है, बुद्धि बल से बड़ी होती है, इस लोकप्रिय जो कहावत है इसका अर्थ क्या होता है। अकल बड़ी या भैंस, अंधे के हाथ बटेर लगना, अपनी ढफली अपना राग या अंधे के हाथ बटेर लगना। अब यहाँ पर बी और डी दो बार ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बुद्धि बल से जो है वो बड़ी होती है, तो आंसर की बात करते हैं, आपका पहला ऑप्शन सही होगा, अकल बड़ी या भैंस। इसमें ही आपका बताया जाता है कि भैंस जो है वो आपका बल के आधार पर देखा जाता है, पर बुद्धि जो है आपकी बल से बड़ी होती है, तो उस संदर्भ में हम कहते हैं कि अकल बड़ी या भैंस, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न आपका है, आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होता है। संकट आना, बुरी तरीके से पछताना, विनाश होना या विचलित होना। तो आठ आठ आंसू बहाना मतलब होता है कि रोना, पर बहुत ज्यादा रोने के संदर्भ में हम ये यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए संकट की बात हुई है, विनेश विनाश की बात हुई है, विचलित की बात हुई है, पर इस तरीके से ऑप्शन से आपका बुरी तरह पछताना जो है यहाँ पर सही होगा, या आप इसको ऐसे भी याद रखिएगा, बहुत रोना। यहाँ पर चलिए लिख भी देते हैं, इसको हटा करके, बहुत रोना, ये भी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो ये आपका जो है वो सही होगा। अगला इनमें से पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा जो है वो सही नहीं है। यमुना, मंदाकिनी, सिंह, केसरी, हाथी जो है वो करिवर, सूर्य, अंशमाली, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यमुना का पर्यायवाची मंदाकिनी, ये आपका गलत है। यमुना के पर्यायवाची में सूर्यजा, सूर्य तनया, सूर्य पुत्री, चलिए आपको दिखा भी देते हैं कौन कौन से पर्यायवाची हैं यमुना के, तो ये सब हैं सूर्यजा, सूर्य तनया, सूर्य पुत्री, सूर्य सुता, रवि तनया, जमुना, सूर्य सुता, कृष्णा, अर्कजा, कलिंदजा, कलिंद शैलजा, काली गंगा, तरणजा, श्यामा, यमानुजा, भानुजा, रवि तनया, कालिंदी, ये सब पर्यायवाची आप देख रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, यमुना के पर्यायवाची जो है ये होते हैं। वापस से लौटते हैं अपने प्रश्न पे, तो आंसर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची मंदाकिनी जो है आपका नहीं होता है। 24 और 25 प्रश्न दोनों फिलिंदा ब्लैंक्स वाले हैं। फिलिंदा ब्लैंक्स लिखा है, डैश पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। प्रशासन, व्यवस्था, परंपरापूर्ण या अनुशासन। तो समस्या सबसे बड़ी पूछी गई है, कौन सा जो है वो सही होगा इन चारों में से। तो अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि केवल पुस्तकीय ज्ञान होता है, छात्रों की मौलिक प्रतिभा जो है उसका डैश नहीं कर सकता। उन्मेष, प्रत्यूष, अमर्ष या फिर पीयूष, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। तो आंसर की बात करते हैं, इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा कि केवल जो पुस्तकीय ज्ञान होता है वो छात्रों की जो मौलिक प्रतिभा है उसका उन्मेष जो है वो नहीं कर सकता। उन्मेष मतलब होता है कोई चीज आपको प्रकट करना हो उस संदर्भ में। तो बाहरी ज्ञान भी जरूरी होता है, तो केवल पुस्तकीय ज्ञान से जो है वो काम नहीं चलता है, तो आपका ऑप्शन उनमें सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि झुकी हुई जो मीनार है वो कहाँ पर है। ए ऑप्शन इटली, बी ऑप्शन फ्रांस, सी ऑप्शन डेनमार्क और डी ऑप्शन है जर्मनी। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज तो में इतना ही रखते हैं,
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।